हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका हमेशा सीटेट में पूछा जाता है। क्या सीटेट कह लीजिए, क्या डी ट्रिपल एस भी कह लीजिए, क्या कोई टेट एग्ज़ाम कह लीजिए, प्याजे जी तो ऐसे महाराज हैं जो मतलब आपको हर पेपर में मिलेंगे। चीफ गेस्ट हैं आपके जो प्याजे हैं वो। तो मतलब सीटेट के इतिहास में तो शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें प्याजे का क्वेश्चन आपका नहीं आता हो। तो समझेंगे आज इसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से। बाइलिंगुअल सेशन रहेगा आपका, हिंदी में इंग्लिश में, आप किसी भी भाषा से हैं आपको समझ आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पूरा एकदम एनर्जेटिक वे में। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर नए हैं आप चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटेटिव वीडियोस मिलेंगी आपको चैनल पर और भी। ठीक है, तो प्याजे क्या हैं आपके? ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के आपके क्या हैं, मनोवैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इनको कहा जाता है, क्योंकि बच्चों पर बाल जो विज्ञान है, इन्होंने इतना जो इसको बच्चों को इतना स्टडी किया है इन्होंने कि इसको इनको क्या कहा जाता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी का पिता कहा जाता है इनको। क्योंकि इनके इस विज्ञान से पहले क्या है, बच्चों को एक खाली बर्तन मानते थे बिल्कुल, कि बच्चा जो है उसको कुछ नहीं पता, आप उसको जो मर्जी सिखा दो, टीचर उसको जो मर्जी सिखा दे, मतलब आप जो ज्ञान दे दोगे उसको वही है बस। ठीक है, जैसे वाइगॉत्स्की कहते हैं ना कि भाई इंसान मतलब संसार से सीखता है बच्चा। ये कहते हैं बच्चा भाई खुद से सीखता है, वो खुद मतलब एक्सपेरिमेंट करता है, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ता है फोड़ता है, लेकिन खुद सीखता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं, यानी कि रचनावाद को इनका विश्वास है कि भाई बच्चा जो है वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, खुद अपने ज्ञान की रचना करता है। वो कोई उसको सिखाता नहीं है, स्टार्टिंग में उस स्टेजेस के थ्रू सीखता है। और कैसे सीखता है, बच्चा खुद प्रयोग करके देखेगा। लिटिल साइंटिस्ट कहा है इन्होंने बच्चे को, मतलब नन्हा वैज्ञानिक कहा है कि भाई बच्चा जो है एक साइंटिस्ट की तरह प्रयोग कर करके देखता है, एक्सपेरिमेंट करता है हर एक चीज़ के साथ में। भाई एक छोटा सा खिलौना भी अगर उसके हाथ में है ना, तो उसको तोड़ मोड़ के देखेगा। फिर उसके बाद में कोई भी चीज़ उसको आप उसको हाथ में दे दीजिए, उसको अपने तरीके से क्या करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, चीज़ों को उल्टा सीधा करेगा, खुद समझेगा चीज़ों को। ठीक है, तो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है, नन्हा वैज्ञानिक कहा है इन्होंने। कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं ये कि भाई खुद बच्चा अपने निर्माण की अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका ये जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी, यानी कि ये बच्चे का क्या मानते हैं कि बच्चे के जो हेरिडिटी है, जो जीन्स उसको मिले हैं, उससे वो क्या करता है, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं ये, यानी कि संज्ञान का विकास आपके बच्चे का, कि भाई संज्ञानात्मक विकास बच्चे का किस तरीके से स्टेजेस में होता है। जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है तब वो कितनी चीज़ों को समझता है, कितना उसके दिमाग का, उसकी थिंकिंग का, उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो सोचता है समझता है, ज़रा उसका संज्ञान जो मतलब कि सारा दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्याजे क्या कहते हैं कि वी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट आवर इमेज ऑफ द वर्ल्ड कमिंग टू नो समथिंग। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो आसपास का जो हमारा संसार है उसकी एक इमेज बनाते हैं, अपने माइंड में एक छवि बनाते हैं संसार की। और फिर उसको क्या करते हैं, गो थ्रू स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नॉलेज विद व्हाट द अराउंड वर्ल्ड अस इज टेलिंग। मतलब कि फिर हम समझते हैं, स्टेजेस के थ्रू जाकर समझते हैं, अपनी उम्र के हिसाब से समझते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हमारे आसपास की संसार की हमें क्या सिखा रही हैं, क्या कह रही हैं, और किस तरीके से हम जो है अपने आप उससे एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। ये प्याजे का कहना है। ये 2 कोर एस्पेक्ट्स हैं प्याजे के। ठीक है, स्टेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं आपकी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इन स्टेजेस का नाम भी अगर आप समझ लेते हैं ना, गहराई से इनके नाम को भी पढ़ लेते हैं, तो मतलब कितनी भी चीज़ें दे दी जाए आपको किसी भी स्टेज के बारे में, आप कभी नहीं अटकेंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो इन चारों स्टेजेस को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आएगा आपको। स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट आपकी क्या स्टेज है, ये आपकी है ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहेंगे हम इसको, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। हिंदी में एक दो नाम और भी हो सकते हैं, इंग्लिश में सेंसरी मोटर कहेंगे। अब आपके लिए एक फ़ायदा क्या है, हो सकता है आपने बीएड या फिर जो भी अपनी टीचिंग ट्रेनिंग है, हो सकता है हिंदी में की हो तो इंग्लिश में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रख पाते हैं, चीज़ें थोड़ी सी याद रख पाते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में भी आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो चीज़ें अगर आपको दोनों भाषा में याद रहे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। सीखना तो आपको है ही, बच्चों को भी सिखाना है आगे जा करके। तो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल अगर आप दोनों भाषा में आप इसको टैकल कर पाते हैं तो। क्योंकि वहाँ पर क्या है, हिंदी में क्या है, आपको 10 शब्द दे देंगे और शब्द बदलते ही, साइकोलॉजी में क्या है आपका,
पैडागोजी में क्या है, शब्द बदलते ही आपके लिए क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है, वहाँ आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते फिर, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो दोनों भाषा में चलेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड बिगिन टू डेवलप। अब इस स्टेज में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है बच्चे में? चिल्ड्रन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बाय टचिंग, च्यूइंग, सकिंग, शेकिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट। इंद्रियों के द्वारा सीखता है, इंद्रिय जनिक अवस्था, सेंसरी मोटर, यानी कि अपने सेंसेस के थ्रू और अपनी मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा जो है सीखता है इस अवस्था में। कैसे? कि भाई हर एक चीज़ को क्या करेगा, मुंह में लेकर के देखेगा। ठीक है, क्योंकि उसका स्कीमा है, सकिंग का स्कीमा है उसका। ठीक है, चू करके देखना, हर एक चीज़ को टच करके देखेगा। आप उसको जितना मर्जी कह दीजिए, अरे इस चीज़ को मत छूना, ये गर्म है, कुछ है, नहीं सुनेगा। टच करके देखेगा तब समझ में आएगा वो गर्म है, अगली बार फिर उसको नहीं छूना है। मतलब उसके सेंसेस जो उसको बताते हैं वो उतनी ही चीज़ें सीख पाता है, क्योंकि लैंग्वेज उसके अंदर होती नहीं है, तो अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखता है। रिफ्लेक्सिव एक्शंस होते हैं, सहज प्रावर्ती क्रियाएं होती हैं कुछ। कैसे होते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन? भाई कुछ चीज़ें होती है बच्चों में जो उसको किसी ने नहीं सिखाई है। जैसे कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको, अब जो उसकी मदर उसको फीड करती है वो चीज़ उसको किसी ने नहीं सिखाई होती है। वो जब से पैदा होता है बाय बर्थ उसके अंदर सकिंग का जो होता है एक रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे ही उसकी मदर उसको फीड करती है वो सक करना कर देता है, और बाकी चीज़ों के साथ में भी चीज़ करता है, अप्लाई करता है। ठीक है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उसके मुंह के पास जाता है तो वो उसको सक करना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो उसकी फिंगर होगी, किसी और की फिंगर भी अगर उसके लिप्स के पास जाती है तो वो सकिंग स्टार्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? वस्तु स्थायित्व आ जाता है बच्चे के अंदर में, कि भाई एक चीज़ अगर उसकी आंखों के सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ उसकी आंखों के सामने नहीं है। इसको हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी बच्चा जो है किसी चीज़ के पास में जाता है, उसको पकड़ता है, देखता है उसको, उसके बाद में समझ में आता है क्या चीज़ है। मतलब कोई दूर चीज़ रखी है तो उसके पास पहुंचना है बस उसको, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में आ जाएगा आपका ये। ठीक है, डेफर्ड इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है, अपने आसपास में जो कुछ भी देखता है उसको क्या करता है, नकल उतारता है उसकी। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं आपके देखेंगे, जैसे कि आपने देखा एक बच्चे की अगर पाम पर आपकी जो अगर अगर आप इस तरीके से, एक बच्चे का हैंड होता है जैसे आधा खुला बंद, उस पर आप अपनी फिंगर रखेंगे और फट से क्या करेगा, ऐसे पकड़ लेगा। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है अरे वाह ये तो मुझे पहचानता है, देखो मेरी फिंगर पकड़ ली, लेकिन वो उसका क्या रिफ्लेक्शन है, वो बाय बर्थ ही होता है उसके अंदर, कि जैसे ही उसकी हथेली के टच में कुछ चीज़ आएगी वो उसको ग्रास्प कर लेगा एकदम से। ऐसे ही अगर आप उसके गाल पे ऐसे टच करेंगे तो वो एकदम से अपनी ऐसे करके मतलब मूव करेगा, उसको टच का मतलब वो है एक रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही अगर आप अपनी फिंगर उसके मुंह में इस तरीके से डालेंगे तो क्या करेगा, उसको सक करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो एक बाय बर्थ रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन में भी ये रिफ्लेक्शन जो है वो इस एज के एंड तक आते आते खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ है जो हमेशा रहते हैं, जैसे कि पलकों का झपकना, वो आप क्या करते हैं, इंटेंशनली नहीं करते हैं, वो चीज़ें होती है। तभी हम इसको कहते हैं सहज क्रियाएं, यानी कि अपने आप से होती हैं ये बाय बर्थ होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझेंगे। क्या है, एक बच्चे की मदर, ऐसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग बच्चे छोटे होते हैं तो हम कहते हैं ना ऐसे फेस पे हाथ रख लेते हैं, तो बच्चा सोचेगा मदर चली गई कहीं पे, नहीं है, सामने नहीं है, मतलब जैसे ही हाथ हटाओगे एकदम से खुश हो जाएगा, अरे वाह मेरी मम्मी आ गई। तो मतलब पिक अबू हम लोग खेलते हैं जैसे बच्चे के साथ में। ऐसे ही अगर वो छोटा है, 6 महीने से पहले पहले, 7 महीने से पहले पहले, अगर आपने उसके सामने कोई खिलौना रखा, उसको बाद में आपने छुपा दिया कहीं पे, उसको नहीं माइंड में रहेगा कि भाई हाँ ठीक है था, अभी नहीं है, तो मतलब उसके सामने नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता वो। लेकिन जैसे ही वो 7 से 8 महीने का होता है इस एज में, सेंसरी मोटर में, तो क्या करेगा, जैसे ही आपने खिलौने को अगर इसके नीचे छुपाया है तो उसे पता है भाई खिलौना इस हैंकी के नीचे है, वो फट से उसको ढूंढेगा और उठा लेगा कि भाई मुझे मालूम है ये मेरी नज़र के सामने नहीं है, लेकिन दुनिया में एग्जिस्ट करता है। यानी कि अब उसके लिए ऑब्जेक्ट परमानेंस हो चुका है, वस्तु स्थायित्व आ चुका है, सेंसरी मोटर में आता है। अब आप खुद सोच सकते हैं 2 साल तक आते आते बच्चे में ये समझ बन जाती है। ठीक है, क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब बच्चा क्या है, यहाँ कोई सामान रखा हुआ है, भाग करके जाएगा उसके पास में, उस सामान को छुएगा। जैसे ही आप उस सामान कोई दूर रखा हुआ होगा, बच्चे को आप जैसे देखते हैं क्रॉल करना सीखता है, तो जाएगा उसके पास में, छू करके देखेगा उसको। अब उस छूने के बाद में उसकी इंद्रियां बताती है उसको कि भाई वो गर्म था, ठंडा था, कुछ भी था, लेकिन दूर रखा हुए सामान को पहुंचना है, उसको छूना है उसको। तो क्या होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चे का ये। उसके बाद में आता है डेफर्ड इमिटेशन, नकल करता है बच्चा। अब क्या करेगा, आपको फ़ोन पे बात करते हुए देखेगा, भाई ठीक है मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है, पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं, क्या करेगा, अपना रिमोट उठाएगा या कुछ भी सामान उसके हाथ में आ जाएगा, ऐसे लगा करके फ़ोन पे बात करना शुरू कर देगा। इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है। ठीक है, ऐसे अगर डॉक्टर के पास से आए हो, डॉक्टर ने उसको चेक किया है, आते ही क्या करेगा, अपने डॉल को चेक करेगी आने के बाद में। ठीक है, या फिर उसके पास में जो भी टेडी है उसको ऐसे ऐसे करके अपना चेक करेगी कि भाई मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी चेक कर रही हूँ। तो
तो ये क्या हो गया आपका डेफर्ड इमिटेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब संक्रियात्मक क्या होती है, ऑपरेशनल क्या होती है कि भाई बच्चा जो कुछ लॉजिक लगाता है, कुछ ऑपरेशंस करता है, यानी कि उसके अंदर लॉजिक नहीं आया है अभी, प्री ऑपरेशनल यानी लॉजिक से पहले की स्टेज है ये, बच्चे में लॉजिक आना बाकी है, अभी लॉजिकल चीज़ें नहीं आती हैं, प्री ऑपरेशनल है ये। ठीक है, 2 से 7 साल के बच्चे में ये होगा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी उसके अंदर, मतलब कि वो आपके अंदर क्या देगा, रीजनिंग तो देगा लेकिन इलॉजिकल बातों के लिए रीजनिंग देगा वो। जैसे कि मेरा बच्चा है, वो क्या कहेगा, मम्मी फ़ैन चलता है, फ़ैन भी हमें हवा देता है, ट्री भी हमें हवा देता है, तो मैं फ़ैन को भी ट्री बोलूँगा फिर तो, और ट्री को भी मैं फ़ैन बोल सकता हूँ। मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसका, वो लॉजिक लगा रहा है लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इलॉजिकल रीज़न देगा वो आपको। ठीक है, एनिमिज्म क्या होगा, जीववाद। अब जीववाद क्या है आपका, आगे पिक्चर के थ्रू भी समझेंगे हम इसको। जीववाद क्या है भाई, अपने टैडी को अब मतलब बिल्कुल ऐसे पास में रखेगा जैसे कि वो भाई एक जिंदा मतलब बच्चा होता है ना, जैसे उसके साथ खेलेगा ऐसे आराम से। प्लस आप मतलब बहुत ही कॉमन एग्जांपल, बच्चे को आपके घर में देख लीजिए, बेड से टेबल से कहीं पे चोट लग जाए, रोना स्टार्ट करेगा उसी टाइम, और अगर आपने टेबल को मार दिया 2-3 थप्पड़, उसी टाइम चुप हो जाएगा कि भाई इस टेबल ने मुझे मारा था, अब मम्मा ने 2 थप्पड़ इसको लगा दिए, मेरा बदला हो गया पूरा, मुझे संतुष्टि मिल गई, चुप हो जाएगा उसी टाइम। उसको लगता है उस टेबल में भी जान है और उसने उसको इंटेंशनली मारा है, और अब मम्मा के पिटाई करने से क्या होगा, टेबल को पिटाई होगी, अब मैं मेरा मतलब अब मेरा काम सही बन गया है, संतुष्ट हो गया हूँ मैं। तो क्या होगा, जीववाद, यानी कि हर एक निर्जीव चीज़ में भी उसको सजीव लगती है वो। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म होता है बच्चे का अहम केंद्रिता। आप उसको एक चीज़ को 10 बार कह लीजिए, उसको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने तरीके से ही चीज़ों को समझना चाहता है कि भाई अहम केंद्रिता है उसके अंदर। अगर उसका मूड खराब है तो भाई सबका मूड खराब होगा। अगर किसी का मूड आपके घर में खराब है तो क्या करेगा, चॉकलेट ले जा करके दे देगा, लो ये खा लो, कि भाई आपका मूड, मेरा मूड अगर चॉकलेट खाने से ठीक होता है तो आपका भी ठीक हो जाएगा। मतलब जैसा मैं सोचता हूँ वैसी पूरी दुनिया सोचती है, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी यानी अपलटावी का गुण होता है बच्चे के अंदर, केंद्रीयकरण होता है बच्चे में, संरक्षण का अभाव होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ही रैपिडली होता है। ठीक है, यानी बहुत जल्दी जल्दी जो बच्चा नए नए वर्ड सीखता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, 10 शब्द तो ऐसे ही सीख जाएगा, यहाँ वहाँ से सुन के, टीवी देख करके बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, इनको हम समझेंगे पिक्चर्स के थ्रू अभी कुछ चीज़ों को। ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है भाई, बच्चा समझता है मैं यहाँ हूँ, सारी दुनिया जो है मेरे आसपास ही है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सब सोचते हैं, जो मुझे पसंद आता है वही सबको पसंद आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, अब अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो इस तरीके का मुंह बना लेगा, भाई मैं हूँ जो कुछ भी हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। मतलब शेयरिंग का जो गुण होगा काफ़ी कम रहता है कि भाई ये चीज़ मेरी है तो मेरी ही है। ठीक है, उसके बाद में इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, पलटावी का गुण, अपलटावी का गुण, यानी कि 3+2 5 होते हैं, 3+2 5 होते हैं, बट 5 - 3 भी 2 हो सकता है, ये वो नहीं कर पाएगा। आप छोटी क्लासेस में देखा होगा बच्चों को आपने, 3+2 5 तो कर लेगा, लेकिन 5 में से माइनस करके 3 आ जाएगा, ये उसको नहीं मालूम होगा। ठीक है, एनिमिज्म देखिए, अपने टैडी के साथ में बैठ करके चाय पी रही है कि भाई मैं भी चाय पी रही हूँ और ये मेरा टैडी है, ये भी बैठ करके चाय पी रहा है, यानी कि सजीव समझ रही है इस चीज़ को भी। सेंट्रेशन कह सकते हैं, केंद्रीयकरण, और लैक ऑफ कंजर्वेशन, सेंट्रेशन का ही परिणाम होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, बच्चा एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान देगा। अगर आप उसको एक रेड कलर की बॉल दिखा रहे हैं तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई ये सर्कल भी है, ये रेड कलर भी है, ये बॉल भी है, वो ये कहेगा, या तो कहेगा ये बॉल है या तो कहेगा ये रेड कलर है, दोनों में से एक ही चीज़ को देख पाएगा। अब यहाँ क्या है, इसी की वजह से लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। अब यहाँ क्या है, 2 बीकर हैं आपके सामने, और ये दोनों बीकर क्या है, सेम है, बिल्कुल दोनों में सेम क्वांटिटी है। अब इसमें से अगर एक का पानी हमने इसमें डाल दिया तो बच्चा क्या कहेगा, इसमें ज़्यादा पानी है। क्यों, क्योंकि वो इसके एक ही एस्पेक्ट को देख पा रहा है, कि भाई वो इसकी चौड़ाई नहीं देख रहा है, वो सिर्फ इसकी लंबाई देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि भाई ये कंपैरेटिवली चौड़ा है उससे और ये क्या है आपका थोड़ा सा पतला है, वो ये चीज़ नहीं देखेगा, एक ही एस्पेक्ट को देखेगा। तो क्या होगा, सेंटरेशन। और इसी की वजह से क्या होता है, संरक्षण का अभाव है बच्चे के अंदर में, कि भाई वो इन दोनों चीज़ों को नहीं देख पाएगा कि भाई ये क्वांटिटी सेम है, सिर्फ उसका साइज़ जो है ऊपर नीचे है, उसकी वजह से आप इसको बड़ा नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेंटरेशन और लेक ऑफ कंजर्वेशन। अब मूर्त संक्रियात्मक, जो चीज़ें आपकी उसमें नहीं थी प्री ऑपरेशनल में, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ आ जाएंगी। इतना आप ध्यान रखिए बस, कि जितनी चीज़ों का अभाव था बच्चे के अंदर ना प्री ऑपरेशनल में, यानी ऑपरेशन नहीं था वहाँ पर, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी उसकी। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन क्या है
सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में। मूर्त संक्रियात्मक कहा है कि जो वस्तुएं बच्चा देख सकता है मूर्त रूप से, उसके बारे में थिंकिंग लगा सकता है, उसके बारे में लॉजिक लगा सकता है। जो चीज़ें उसकी नज़र के सामने नहीं है अभी भी उसके बारे में वो लॉजिक नहीं लगा सकता है। तो मूर्त संक्रियात्मक, जब भी आपसे पूछा जाता है कि भाई बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग कब आती है, तो वो कॉन्क्रीट में आती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है, यानी कि अमूर्त चिंतन कब आता है, तो वो आपका नेक्स्ट स्टेज में रहेगा, फॉर्मल में रहेगा। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग बिगिन अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, यानी कि मूर्त चीज़ों के बारे में क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी बच्चे के बारे में। यानी कि चीज़ों को देख करके बता पाएगा कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, क्या नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट आ जाएगा, कारण बता सकता है, किस कारण से हो रहा है, क्या प्रभाव है बता सकता है। कि भाई अगर कपड़े बाहर धूप में डाले हुए हैं तो भाई किस वजह से सूख गए, कि भाई धूप में पानी उसका वाष्प होकर के उड़ गया इसलिए कपड़े सूख गए। ठीक है, मतलब इलॉजिकल लॉजिक नहीं देगा, अब उसको पता है कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी क्या है, पलटावी का गुण आ गया अब उसके अंदर। बच्चा स्कूल गया है तो उसको पता है कि घर से स्कूल का रास्ता कौन सा है, और अब वो क्या है, स्कूल से घर भी वापस आ सकता है। पलटावी का गुण है, आपको उसको पता है कि 5+3 अगर 8 होता है तो 8 में से 3 आप माइनस कर दोगे तो 5 भी आ जाएगा, यानी कि रिवर्सिबिलिटी अब उसको आती है। ठीक है, डिसेंटरेशन, अभी विकेंद्रीयकरण हो गया, वहाँ क्या था आपका, सेंटरेशन था, यानी कि वहाँ बच्चा ये नहीं समझ पा रहा था कि ये बीकर जो है ना वो कंपैरेटिवली इससे पतला है। लेकिन नेक्स्ट डिसेंटरेशन में क्या होगा, ये समझ पाएगा बच्चा कि भाई ये दोनों में सेम ही चीज़ है, चाहे आप इसको इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, तीनों में से किसी में भी डाल दो, तीनों का क्वांटिटी जो है वो सेम ही रहना है। ठीक है, ये लंबा होने से ये बड़ा नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर बच्चे के अंदर में आ जाता है। इसी की वजह से जहाँ सेंट्रेशन था तो वहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन था, यहाँ विकेंद्रीकरण आ गया तो बच्चा संरक्षण करना भी सीख जाएगा। ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। अब वर्गीकरण आ जाएगा बच्चे में, क्लासिफाई कर पाएगा चीज़ों को, क्रम में लगा पाएगा बच्चों को चीज़ों को। ठीक है, और क्या होता है इसमें, ट्रांजिटिविटी आ जाएगी बच्चे के अंदर में। इनको समझेंगे हम आगे पिक्चर्स के थ्रू, अच्छे से समझ में आएगा। क्या है आपका क्लासिफिकेशन, क्या है, बच्चा क्या करेगा, अभी चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है। कैसे, देखिए अब आप उसको कहेंगे कि शेप के बेसिस पे आप इन चीज़ों को अलग कर दो, तो वो अलग कर देगा कि भाई ये वाले क्या है, सर्कल है, ये वाला आपका स्क्वायर है, ये वाला आपका ट्राइंगल है। कहोगे कलर के बेसिस पे अलग कर दो तो भी कर देगा, ये येलो कलर है, ये वाला पर्पल है, ये वाला ऑरेंज है और ये वाला ग्रीन है। मतलब अब आप क्लासिफिकेशन को भी अगर जोड़े सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन के साथ, भाई बच्चा क्या है, अब सारे एस्पेक्ट्स को देख पा रहा है। आप उसको कहोगे कलर के बेसिस पे अलग कर दो तो कलर के बेसिस पे अलग कर देगा, कहोगे साइज के बेसिस पे अलग कर दो तो साइज के बेसिस पे अलग कर देगा। मतलब सारे एस्पेक्ट भी समझ रहा है, क्लासिफिकेशन कर पा रहा है, वो उसी से जुड़ा हुआ आपका क्या है, कंजर्वेशन भी है। सारी चीज़ें, सारे टर्म्स आपस में रिलेटेड है। बच्चा एक चीज़ कर पाएगा तो दूसरा अपने आप उसमें से कर पाएगा। सीरिएशन कर सकता है, यानी कि नंबर में लगा सकता है बच्चा। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 से 7 साल का जो बच्चा है उसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, 7 साल में आते आते आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ाते हैं ना, कि भाई 1 to 5 जाते हैं तो 5 to 1 आते हैं किस तरीके से। तो आप वो बच्चा सीख जाएगा, ये वाला बड़ा सर्कल है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। ठीक है, ये वाला इससे छोटा, इससे छोटा, इस तरीके से क्रम में लगा पाएगा। यहाँ देखोगे आप तो यहाँ भी क्या है, कलर के बेसिस पे उसने लगा रखा है। तो ये क्या है आपका सीरिएशन, यानी कि एक क्रम बच्चे को आ जाएगा इस उम्र में, आप देख सकते हैं। और अगर आप एज पे भी ध्यान देंगे समझ जाएंगे, आपके आसपास में भी बच्चे रहते होंगे, देखते होंगे बच्चों को, कि भाई इस उम्र में आते आते बच्चा क्या करेगा, क्लासिफिकेशन करना और सीरिएशन करना समझ जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि बताया उसमें क्या था, अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन नहीं कर पाता। मतलब सिर्फ जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, जो चीज़ें आंखों से देख सकता है, हाथ से टच कर सकता है, सिर्फ उसी के बारे में ही चिंतन कर पाएगा, लॉजिक दे पाएगा, अमूर्त चीज़ों के बारे में नहीं। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल में 11 से लेकर के आपका 15 साल या फिर आगे तक की अवस्था भी आप इसको कह सकते हैं। प्याजे कहता है कि 11 से 15 में बच्चे का जो है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक हो जाता है। लेकिन आप इसको आगे के लिए भी लेके चलिए, 11 से ऑनवर्ड भी अगर आप लेके चलते हैं तो भी क्या होता है, औपचारिक या अमूर्त चीज़ें जो है बच्चा वो अब क्या करेगा, जो चीज़ उसके सामने भी नहीं है ना उसका भी अंदाज़ा लगा लेगा, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, हाँ ठीक है। तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा बच्चा। कि भाई अब आप उससे खड़े खड़े ये पूछेंगे ना 5+3 कितना होता है, तो कहेगा 8 होता है। अब आप उसको लिख के देने की जरूरत नहीं है, 5+3 = 8 होता है। अमूर्त चिंतन कर सकता है वो, यानी जो चीज़ें सामने नहीं है उसके बारे में भी लॉजिक लगा सकता है। डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी। अब सारी चिंतन, यानी कि एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन होंगे अभी उसके पास में। आप कहेंगे कि भाई इसके बारे में क्या किया जा सकता है, तो कहेगा ऐसे भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब अब सारी चिंतन आ गया अब उसके अंदर में। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक चिंतन, यानी कि कल्पना कर सकता है अब वो चीज़ों की
कि भाई मम्मा ये वाला काम ना ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करने में ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे ऐसे करने में ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर कहीं जा रहे हैं आप तो कहेंगे मम्मी इस वाले रास्ते से चलते हैं, ये वाला शॉर्टकट रहेगा। तो मतलब कि चीज़ों को मतलब पहले से सोच सकता है वो, कि अभी आप जैसे कि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, मैं ना एक काम करता हूँ, ये वाला चीज़ ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ से इतने नंबर बन जाएंगे, यहाँ से इतने नंबर बन जाएंगे। परिकल्पना कर पा रहे हैं आप, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग लगा पा रहे हैं आप, लॉजिक लगा पा रहे हैं कि इतना इतना पोर्शन कवर कर लेता हूँ तो इतने मार्क्स मेरे बन जाएंगे। सामने नहीं है कुछ भी आपके, लेकिन चिंतन कर पा रहे हैं आप उसके बारे में। ये आपका जो साइंटिस्ट होते हैं, जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो इस तरीके की हाइपोथेटिक डिडक्टिव लॉजिक ही लगाते हैं कि भाई आगे चलने वाले टाइम पे इकोनॉमी जो है वो नीचे जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है, साइंस में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आके जाता है। मतलब कि एक बिल्कुल ऊपर वाली स्टेज होती है ना, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिको कहीं मिल जाता है आपको, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल में ही आएंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है एक चीज़ समझने वाली, कि जो भी आपकी सेंसरी मोटर की जो कमियां हैं वो आपकी कंक्रीट में जाकर के पूरी हो जाएंगी, कंक्रीट की जो कमियां हैं वो आपकी आपकी फॉर्मल में आकर के पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी स्टेजेस एक दूसरे से लिंक है। भाई बच्चे के अंदर जो चीज़ 2 साल में नहीं होगी वो आगे क्या होगी, 5 साल में जाकर के उसके अंदर हो जाएगी, 5 साल में नहीं होगी वो 7 साल में जाकर के डेवलप हो जाएगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आई होप कि आज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है दोबारा देखिए वीडियो को, अपने नोट्स बनाइए, साथ में पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, ज़रूर समझ में आएगी और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा प्याजे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो आपकी स्कीमा है, एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, उनको हम समझेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन, और आई होप कि डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। क्या